बच्चों, आज हम लोग मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 31, 32 और 33, 34 को पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहली बात ये आती है कि आर्टिकल 31 हमको क्या देता था? देता नहीं है, देता था। तो आप कहेंगे कि सर, संपत्ति का अधिकार हमारे मूल संविधान में था, हमें मौलिक अधिकार था। ठीक है, मूल संविधान इसे मौलिक अधिकार के रूप में लिखता है, परंतु जो फर्स्ट संविधान संशोधन लाया गया, कब लाया गया था? 1951 में लाया गया। क्लियर है? तो जब 1951 में ये पहला संशोधन किया गया, तो ये देखिए आर्टिकल 31 था, अनुच्छेद 31। तो अनुच्छेद 31 में क्या जोड़ दिया गया? 31A जोड़ा गया। आर्टिकल 31 है। अब आर्टिकल 31 में क्या क्या जोड़े जा रहे हैं? आप कहेंगे कि सर, दो सब क्लॉज जोड़े जा रहे हैं या उप अनुच्छेद जोड़े जा रहे हैं। एक 31A है और दूसरा 31B है। क्लियर? अब 31A क्या है? तो देखिए, 31A है जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए यदि राज्य कोई भी कार्य करता है, मतलब जो स्टेट है, हमारे प्रांत है, वो अगर जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए कोई कार्य करते हैं, ठीक है, तो वह वैध होंगे। मतलब राज्यों को अधिकार देता है कौन सा? 31A कि वे जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करें, ठीक है, और उसके लिए कानून बनाएं। 31B क्या करता है? तो आप कहेंगे कि सर, 31B के द्वारा नौवीं, देखिए 31A जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर रहा है, ठीक है, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। अब 31B क्या कर रहा है? आप कहेंगे नौवीं अनुसूची जोड़ दे रहा है, शेड्यूल जोड़ दे रहा है, नौवीं अनुसूची जोड़ रहा है। अब इसमें क्या है? तो आप कहेंगे जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के कानून यही हैं। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के कानून यही है और इसको चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि अनुसूची में, ठीक है। और 31A स्टेट को अधिकार दे रहा है कि वो जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए कानून बनाएं, और अगर कानून बनाते हैं वो, तो वह वैध होंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये पहले संशोधन के द्वारा लाया गया। अब 25वां संवैधानिक संशोधन आते हैं, संवैधानिक संशोधन आता है, ठीक है। तो देखिए, जो 25वां संवैधानिक संशोधन आएगा बच्चों, इसके द्वारा क्या जोड़ा गया? तो आप कहेंगे 31A तो पहले के द्वारा जोड़ा गया था, 31B पहले के द्वारा जोड़ा गया, तो अब बचता क्या है? 31C जोड़ा गया। और 31C में क्या है? ठीक है, तो इसमें कहा गया कि देखिए, नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद या आर्टिकल, ठीक है, 39B और 39C को लागू करते समय, ठीक है, आप याद रखिएगा कि 25वां संशोधन अधिनियम के द्वारा 31C जोड़ा गया, ठीक है, ये तो कन्फर्म हो गया। और कहा गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल या नीति निर्देशक तत्व 29B और 39B और 39C को लागू करते समय यदि आर्टिकल 14, 19 और 31 का उल्लंघन करते हैं तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। देखिए, कहता है कि संवैधानिक संशोधन 31C क्या कह रहा है, सीधी बात करिए आप। तो कहता है कि देखिए 39B
और 39C, ठीक है। इसमें है क्या? देखिए, इसमें है कि स्त्री पुरुष सभी को, ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, और राज्य कोशिश करेगा कि सबको जीविकापार्जन के समान संसाधन उपलब्ध हों, और जो प्राकृतिक संसाधन या भौतिक संसाधन है, ठीक है, उसका राज्य इस तरह से वितरण करेगा, व्यवस्था करेगा कि किसी का अहित न हो, ठीक है। ये है 39B और 39C। तो कहता है कि 39B और 39C को लागू करते समय राज्य अगर लागू करता है, और यदि आर्टिकल 14 का और किसका, आर्टिकल 19, ठीक है, और किसका 31, ठीक है, का उल्लंघन होता है, तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। अब ये देखिए, संपत्ति संबंधी हर प्रकार के विवादों को खत्म कर देगा कौन? 44वां 44 संवैधानिक संशोधन। ये सब कुछ खत्म कर देगा। कैसे खत्म कर देगा? तो आप कहेंगे कि इसने संपत्ति के मौलिक अधिकार को ही समाप्त कर दिया, मतलब संपत्ति अब मौलिक अधिकार नहीं होगी, मौलिक अधिकारों का ही इसने क्या कर दिया? समाप्ति कर दिया, और कहा कि अब यह कानूनी अधिकार होगा। क्लियर? अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, अब ये क्या है? कानूनी अधिकार हो गया, ठीक है। और इसे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया, और मौलिक अधिकारों से हटा करके, ठीक है, भाग 12, ठीक है, संविधान के भाग 12 में कौन से क्लास में लाया जा रहा है? आप कहेंगे कि सर आर्टिकल 300A, आर्टिकल 300A के अंतर्गत इसे स्थापित कर दिया गया, ठीक है। इस प्रकार आज संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, अपितु यह है क्या? आप कहेंगे कि सर संवैधानिक अधिकार बन चुका है, ठीक है। तो ये आपका 31 खत्म हो गया, ठीक है। अब दूसरा आर्टिकल आपका आएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 आ रहा है। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 32 क्या कहता है। तो आर्टिकल 32 को आप हेडिंग डाल दें, देखिए आर्टिकल 32 चले। तो देखिए जो आर्टिकल 32 जा रहा है ये है क्या बच्चों? इसमें सीधी सीधी बात करिए आप कि इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। इसमें क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, ठीक है, क्लियर। संवैधानिक उपचार का अधिकार या उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है। इसका मतलब क्या है? देखिए आर्टिकल 32 कहता है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में कोई भी व्यक्ति मतलब नागरिक, मतलब कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का यदि उल्लंघन हो रहा है आपके, तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा ला सकते हैं, ठीक। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में आप, ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सीधे आप विवाद ला सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों का मुकदमा लोअर कोर्टों में नहीं चलेगा। कहाँ चलेगा? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही चलेगा, ठीक है। दूसरी चीज आपको और याद रखना है, आप मुकदमा ला सकते हैं किसी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी संस्था के विरुद्ध। अब यहां आपको यह देखना है
कि आर्टिकल 32 सम्यक मौलिक अधिकार है। ये भी आप याद रखिएगा कि आर्टिकल 32 समय ही, ठीक है, एक मौलिक अधिकार है, ठीक है, जो कहता है कि यदि किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। फिर हमने इसमें कहा था कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में मुकदमा लोअर कोर्ट में नहीं सुना जाता, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात आप कर लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को क्या बना देता है? आप कहोगे कि सर सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, ठीक है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का गार्जियन घोषित करता है, संरक्षक घोषित करता है। इसलिए B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा? तो आप ये जान लीजिए किसे उन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। किसने? अम्बेडकर सर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा? आप कह देंगे कि सर संविधान की आत्मा कहा है, कि आत्मा कहा, ठीक, संविधान की आत्मा है ये, ठीक है। अब इसके अंतर्गत 32 के अंतर्गत क्या क्या प्रोविजन लाए गए हैं, ठीक है। एक तो है 32(1), ठीक है। 32(1) में क्या कह रहा है? 32(1) सुप्रीम कोर्ट को हमने SC लिख दिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों की गारंटी दे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का जब ये संरक्षक है तो इसे लागू कराने की गारंटी कौन देगा, ठीक है। तो आप कहेंगे सर मौलिक अधिकारों को लागू कराने की गारंटी, ठीक है, 32(a) के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को है, ठीक है। अब 32(2) क्या है? 32(2) कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। अभी तो फिलहाल आप सुप्रीम कोर्ट लिखिए, ठीक है। तो आप याद रखिएगा क्योंकि हाई कोर्ट के लिए अलग प्रोविजन है, ठीक है। तो 32(2) क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 रिट जारी कर सकते हैं, ऐसा ही हाई कोर्ट भी कर सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों कर लीजिएगा, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 रिट जारी करते हैं, ठीक है, क्लियर। अब ये जो रिट है वो कौन कौन से हैं? तो एक रिट तो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा क्या होता है? आप कहेंगे सर परमादेश होता है, परमादेश। तीसरा क्या होता है? तो आप कहोगे कि सर प्रतिषेध, तीसरा हो जाएगा प्रतिषेध, प्रोविजन। और चौथा क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। और पांचवा क्या है? अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा, ठीक है ना। ये 5 रिट जारी करता है, ठीक है। परीक्षा शायद आप न समझ पाए इसलिए हम पुनः लिख दिए हैं, परीक्षा, क्लियर। अभी हम इसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन 32(3) क्या कहता है? 32(3) कहता है कि संसद न्यायालय की रिट शक्ति को सशक्त कर सकता है, ठीक है। 32(3) कह रहा है कि संसद यदि चाहे तो, ठीक है, संसद यदि चाहे तो न्यायालय की रिट शक्ति को सशक्त कर सकता है, ठीक है। 32(4) क्या कहता है? ठीक है, फिर से हम बता दें, 32(3) कहता है कि अगर संसद चाहे तो न्यायालय की रिट शक्ति को सशक्त कर सकता है। और 32(4) क्या कहता है? रिटों के द्वारा प्रदत्त संरक्षण का निलंबन नहीं हो सकता,
ठीक है, रिटों के द्वारा आप जो हमको मौलिक अधिकार मिले हैं आप उसको निलंबित नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आपातकाल की उद्घोषणा के समय, ठीक है, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? आर्टिकल 359 के अंतर्गत निलंबन कर सकते हैं। ठीक है, फिर से बात सुनिए। आपको ध्यान रखना है कि जब राष्ट्रपति देश में आपातकाल की घोषणा करें, ठीक है, कौन से आपातकाल की घोषणा होगी? 352 के अंतर्गत। तो राष्ट्रपति को यह राइट्स है कि आर्टिकल 359 के अंतर्गत आर्टिकल 32 के अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब एक चीज और देखिए आप, ये कंप्लीट हो गया। रिट और उनकी प्रकृति, अब हमारी अगली बात आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हमको आगे भी एक बात याद रखना है। वो क्या है? देखिए, पहले तो आप हेडिंग डालिए। क्या हेडिंग डालना है आपको? ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर देखो, पहले हमारी रेट ये आएगी कि हम ये सब पढ़ लें क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण। जो हमारी 5 रिट्स हैं वो हैं क्या? तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो हमको एक बात याद रखना है बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत। ठीक है, लिखिए पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? देखिए, इसमें खुद में ही लिखा है बंदी प्रत्यक्षीकरण में, ये है अंग्रेजी में हैबियस कॉर्पस बोलते हैं इसको। हैबियस कॉर्पस। तो ये है क्या हैबियस कॉर्पस? तो देखिए, कह रहा है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय के सामने 24 घंटे के अंदर रखना होगा, अन्यथा वह गिरफ्तारी अवैध हो जाएगी। मतलब जो बंदा गिरफ्तार है या बंदी बनाया गया है, गिरफ्तार है या बंदी बनाया गया है, उसको आप 24 घंटे के अंदर, ठीक है, जिसमें आने और जाने का समय लागू नहीं है। ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर आपको निकटस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा गिरफ्तार व्यक्ति को। मतलब पुलिस को यह निर्देश दे रहा है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो यह गिरफ्तारी या बंदी अवैध हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कब आपके ऊपर, पुलिस के ऊपर अपवाद, मतलब कब पुलिस के ऊपर यह नियम लागू नहीं होता? तो आप कहेंगे जिसके ऊपर दोष सिद्ध हो चुका है उसे उपस्थित करना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, दूसरा, ठीक है, किसी अभिलेखी न्यायालय की अवमानना के समय, ठीक है, किसी अभिलेखी न्यायालय की अवमानना के समय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के समय, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कि न्यायालय की अवमानना के समय भी यह 24 घंटे का नियम लागू नहीं होगा। लेकिन, ठीक है ना, मतलब आपको करना पड़ेगा। अब एक चीज और याद रखिएगा, संसद की अवमानना में यह नियम लागू नहीं होता। क्लियर? ये सब अपवाद है। 24 घंटे के अंदर जिसमें आने जाने का समय शामिल है, ठीक है, उसको घटा दीजिए और उसके अंतर्गत 24 घंटे के अंदर ही आप बंदी को उपस्थित कर दें समीप के न्यायालय में। अगर नहीं कर सकते, पुलिस ऑफिसर नहीं करता या पुलिस नहीं करती, तो वह गिरफ्तारी अवैध हो जाएगी। अपवाद क्या है भाई? जिसके ऊपर दोष सिद्ध हो ही चुका है
उसे आप उपस्थित करें या न करें। ठीक है, क्लियर। दूसरी बात, संसद की अवमानना पे यह नियम लागू नहीं होता। क्लियर हो गया। अब आप अगला जाइए। परमादेश क्या है? परमादेश मैंडमस कहा जाता है अंग्रेजी के अंदर। मैंडमस, ठीक है। तो ये मैंडमस क्या है? मैंडमस का देखिए, अगर वर्डली मीनिंग देखा जाए तो इसका मतलब होता है आज्ञा या निर्देश। क्या मतलब होता है? आज्ञा या निर्देश होता है। किसका? परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, लेकिन आप यहां पर याद रखिएगा, पहली बात हमने आपसे कहा, ठीक है, कि मैंडमस क्या है? किसी व्यक्ति को, मतलब मैंडमस का उद्देश्य क्या है? परमादेश का उद्देश्य क्या है? किसी को कार्य करने का निर्देश देना। ठीक है, किसी को कार्य करने का निर्देश देना, परंतु राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध यह आदेश परमादेश लागू नहीं होता। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध परमादेश नहीं लाया जा सकता। ठीक है, किसके विरुद्ध लाया जा सकता है? तो आप कहेंगे सर किसी सार्वजनिक संस्था के विरुद्ध, ठीक है, या अर्ध सार्वजनिक संस्था के विरुद्ध या अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध यह लागू होता है। मतलब किसके विरुद्ध लागू होगा परमादेश? तो आप कहोगे कि सर ठीक है, यह किसी सार्वजनिक संस्था के विरुद्ध होगा, अर्ध सार्वजनिक संस्था के विरुद्ध होगा, अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध, ठीक है, लागू होगा। लेकिन किसके विरुद्ध लागू नहीं हो सकता? आप कहोगे कि सर राष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं लाया जा सकता परमादेश, और राज्यपाल के विरुद्ध नहीं लाया जा सकता परमादेश, और किसके विरुद्ध नहीं लाया जा सकता? निजी व्यक्ति या प्राइवेट कार्य करने वालों के विरुद्ध ही से नहीं लाया जा सकता। परमादेश है क्या? किसी को कार्य करने का आदेश है। ठीक है, अब उत्प्रेषण क्या है? उत्प्रेषण क्या है? ठीक है, तो बच्चों आप याद रखिएगा सर्ट्योररी या उत्प्रेषण क्या है। तो देखिए, उत्प्रेषण का मतलब है कि अर्थ और ज्यादा बताइए। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठीक है, अर्थ और ज्यादा बताइए आप। ठीक है, उत्प्रेषण का मतलब है कि अर्थ और ज्यादा बताइए। ठीक है, अर्थ और बताइए, ये उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ है। लेकिन इसका मतलब आप क्या जानेंगे? देखिए, उत्प्रेषण सदैव न्यायालयों के विरुद्ध या निम्न न्यायालयों के विरुद्ध लागू होता है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को दे सकता है, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को दे सकता है। ठीक है, क्लियर। जब लोअर कोर्ट अपने अधिकारों का उल्लंघन कर रहे होते हैं, ठीक है, तब उत्प्रेषण लाया जाता है, उत्प्रेषण रिट लाया जा सकता है। ठीक है ना, मतलब ये किसी न्यायालय के विरुद्ध जारी होता है। पहली चीज तो आप ये याद रखिएगा, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये हाई कोर्ट उत्प्रेषण को ला करके किसी लोअर कोर्ट से कह सकता है कि आप अपने यहां जो मुकदमा चल रहा है उसको रोकिए और हमारे पास भेज दीजिए, ऊपर भेजिए, उत्प्रेषण करिए, हमें प्रेषित कर दीजिए, ऊपर को और प्रेषित कर दीजिए। यही है उत्प्रेषण। ठीक है, अधिकार उत्प्रेषण के बाद क्या आता है? प्रतिषेध आता है। प्रतिषेध प्रोविजन कर देगा। इसमें क्या है? किसी न्यायालय को उसकी सीमा बताना कि आप अपनी सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं, आप इसे रोक दीजिए। ठीक है, यह कौन जारी करेगा? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के विरुद्ध जारी करेगा, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के विरुद्ध जारी करेगा। लेकिन लोअर कोर्ट को तो राइट्स है ही नहीं। ठीक है, अब अधिकार परीक्षा क्या है? अधिकार परीक्षा क्या है? तो अगर आपसे पूछा जाता है अधिकार परीक्षा या क्यू वारंटो, अंग्रेजी में कहते हैं इसको क्यू, वारंटो, तो क्यू वारंटो या अधिकार परीक्षा क्या है? इसका मतलब क्या होता है? तुम्हें क्या अधिकार है, इसका मतलब है तुम्हें क्या अधिकार है। क्लियर, इसका शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, यह कहाँ लागू होगा?
तो आप कहेंगे गैर कानूनी तरीके से यदि कोई पद धारण किया जाता है, ठीक है, तो क्यू वारंटों को लाया जाता है। कौन लाएगा? आप कहेंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लाएंगे। ठीक है, क्लियर जी, इसको सही कर दिए। अब हम लोग अगली बात कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है? आर्टिकल 32 के अपवाद क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 32 का जो अपवाद आएगा उसकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो आप लिखिए आर्टिकल 32 का अपवाद। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 32 का क्या अपवाद है। ठीक है, तो बच्चों इसका अपवाद है आर्टिकल 33, अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 क्या कहता है? सेना और अर्धसैनिक बलों के सदस्यों को मौलिक अधिकार से वंचित करने का राइट्स देता है। मतलब आर्टिकल 33 सेना और अर्ध सैनिक बलों को मौलिक अधिकारों से वंचित करने का, ठीक है, निर्देश है, व्यवस्था है इसी के अंदर। और इसी में कहा गया है कि सेना के या अर्धसैनिक बलों के नाई, धोबी और दर्जी, ठीक है, ये भी संघ नहीं बना सकते। क्लियर है? आर्टिकल 34 क्या कहता है? तो बच्चों आर्टिकल 34 कहता है कि सेना का कानून अर्थात मार्शल लॉ, सेना का कानून या मार्शल लॉ, ठीक है, क्लियर, यदि लागू है तो संसद विधि द्वारा मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 34 क्या कह रहा है? क्या व्यवस्था देता है कि सेना का कानून यदि मार्शल लॉ किसी क्षेत्र में लागू है, ठीक है, मार्शल लॉ किसी क्षेत्र विशेष में ही लागू होता है, संपूर्ण देश में मार्शल लॉ लागू नहीं होता। तो सेना का कानून मार्शल लॉ यदि लागू है किसी क्षेत्र में तो संसद विधि द्वारा मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। और क्या कहता है? राष्ट्रीय आपात यदि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के समय लागू है, ठीक है, तो भी मौलिक अधिकार, ठीक है, सस्पेंड रहेंगे। ठीक है, आर्टिकल 34 कहता है कि राष्ट्रीय आपात मतलब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत यदि भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया है, युद्ध का भय है, युद्ध चल रहा है या बाहरी आक्रमण का भय है, ठीक है ना, या सशस्त्र विद्रोह की स्थितियां मौजूद हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में, ठीक है, मौलिक अधिकार क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, और बच्चों आज इतना ही। ठीक है, फिर हम लोग अगला देखेंगे नीति निर्देशक तत्व। आज इतना ही। थैंक यू, विशिंग ऑल लक।